हाय एवरीवन, सो अभी हम इलस्ट्रेशन 46 डिस्कस करेंगे फ्रॉम इलस्ट्रेशन 46 दैट इज फ्रॉम इंडेस 116 आपके एसएम में। इलस्ट्रेशन 46 है जो कि ट्रांजिशन अप्रोच की बात करता है, यानी मान लीजिए पहले आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते रहे एंड फिर बाद में आप एएस से इंडेस में स्विच कर रहे हो। तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, इंडेस लगाना होता है। और एएस में हमने देखा था कि चाहे लेसर हो या लेसी हो, दोनों को एदर ऑपरेटिंग लीज और या फिर फाइनेंस लीज क्लासीफाई करना होता है। बट अभी क्या हो चुका, अभी फॉर लेसी ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस लीज बोल के कुछ होता ही नहीं है, उन्हें आरओयू एसेट दिखाना ही होता है। तो यहाँ पर जबकि एएस से इंडेस में स्विच करेगा लेसी, तो लेसी को प्रॉब्लम्स आएगी। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन के अप्रोचेस है, जैसे कि फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। मैं बता दूं, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये लगता है, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच जो है, ये मुझे पसंद आता है। एंड इंडेस 101 में भी आपने पढ़ा है, एंड ये पूरा रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट की बातें आपको सिखाता है। ये दोनों भी सही है, पर ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। पर हालांकि हम ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सेम क्वेश्चन अभी आपको एमटीबी अक्टूबर 2021 का जो एमटीपी है वहां पर भी मिलेगा, बस डेट्स में थोड़ा सा चेंजेस है और कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम ही है, सिंपल है। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूं, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के अंदर दो ऑल्टरनेटिव है, लेकिन यहां पर इन्होंने सिर्फ ऑल्टरनेटिव वन ही पूछा हमसे, लेकिन मैं दोनों ही करा दूंगा। ऑल्टरनेटिव वन ही पूछा हमसे, जहां पर आरओयू एसेट अलग होता है और लीज लाइबिलिटी अलग होता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव टू में दोनों का दोनों सेम होता है। चलिए, सारी चीजें समझ में आएगी आपको। अब मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं आता, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। चलिए, हम ये वाला क्वेश्चन रेफर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ये वाला एमटीबी वाला रेफर कर लेते हैं, लेटेस्ट है, अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटेलर entered into 3-year lease of retail space building beginning at 21st sorry, वापस से रिपीट कर रहा हूं। A retailer entered into 3-year lease of retail space beginning at 1st April 2001 with 3-year annual lease payments of rupees 2 lakh due on 31st March 2002, 2003 and 2004 respectively. The lease is classified as operating lease under the erstwhile accounting standard. तो यहाँ पर लेसी क्या कर रहा था, उसने ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई किया होगा, तो लेसी ने तो कोई आरओयू एसेट कोई लाइबिलिटी दिखाया नहीं, क्योंकि इनकेस ऑफ ऑपरेटिंग लीज लेसी क्या करते हैं, सिर्फ खर्चा दिखाता है एवरी ईयर, वो कोई एसेट वगैरह लाइबिलिटी वगैरह रिकॉग्नाइज नहीं करता है। आगे, द रिटेलर इनिशियली अप्लाइज इंडेस 116 फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ना, पहली बार ये इंडेस 116 लगाना चाहता है इन द एनुअल पीरियड बिगिनिंग एट 1st अप्रैल 2003। 1st अप्रैल 2003 से इसका जो है इंडेस लगना चालू हो रहा है। द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन, अभी एप्लीकेशन करने पर 10% है, लेकिन जब आपका लीज कमेंस हुआ था ना शुरुआत में 1st अप्रैल 2001 को, तब ये 12% था, तब ये 12% था। आगे, द आरओयू एसेट इज सब्जेक्ट टू स्ट्रीट लाइन डेप्रिसिएशन ओवर द लीज टर्म। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज्यूम दैट नो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंस आर इलेक्टेड, द लीजी डिड नॉट इनकर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, देयर वर नो लीज इंसेंटिव्स वगैरह वगैरह, कुछ भी डिसमेंटल वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको बोला गया कि आप ट्रांजिशन अप्रोच के हिसाब से आप अकाउंटिंग कीजिए। तो पहले हम फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच की बात करेंगे। तो मेरी बात सुनिए जरा, मैं आपको यहाँ पर चार्ट से समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। आप इंडेस कब से अडॉप्ट कर रहे हो पता है? आप इंडेस अडॉप्ट कर रहे हो 1st अप्रैल 2003। यहाँ पर देखिए, मैंने 31st मार्च 2003 लिखा है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि 31st मार्च 2003 के नेक्स्ट डे 1st अप्रैल 2003 होते हैं। तो 1st अप्रैल 2003 से आपका इंडेस अडॉप्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका पहला रिपोर्टिंग पीरियड इंडेस का कौन सा होगा, फर्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा होगा, 1st अप्रैल 2003 से 31st मार्च 2004, है ना। आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, बिगिनिंग हो रहा है, बिगिनिंग हो रहा है कब से, 1st अप्रैल 2003 से। तो ऑब्वियसली बात है, आपका पहला ईयर कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर 1st अप्रैल 2003 से 31st मार्च 2004। तो मैं भी तो ये कहना चाहता हूं कि ये रहा हमारा करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा होगा, 1st अप्रैल 2003 से 31st मार्च 2004, जिसको हम करंट ईयर कहेंगे। अब आप सभी को पता है, हम करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव्स का भी एटलीस्ट हम एक साल का डेटा देते हैं। तो एटलीस्ट एक साल का हम डेटा देंगे फॉरवर्ड कंपैरेटिव्स। तो कंपैरेटिव्स के लिए डेटा कौन सा होगा, 1st अप्रैल 2002 से 31st मार्च 2003, यानी आपका करंट ईयर हो गया 1st अप्रैल 2003 से 31st मार्च 2004, और आपका कंपैरेटिव्स के लिए प्रीवियस ईयर हो गया 1st अप्रैल 2002 से लेके 31st मार्च 2003। और मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन डेट यानी ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट बनता है अपने इंडेस 101 का, आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा आई होप। एंड इसलिए ये लास्ट में करना होता है, ये क्वेश्चन एकदम लास्ट में करना होता है, जब आपको इंडेस 101 वगैरह का आइडिया हो चुका होगा। और साथ ही साथ इंडेस 8 में रेट्रोस्पेक्टिव कैसे एडजस्टमेंट करते हैं मैंने आपको सिखाया था। इंडेस 8 में हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। फर्स्ट एक ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट बनाते हैं हम कब, पिछले कंपैरेटिव्स का जहां से शुरुआत होता है, यानी 1st अप्रैल 2002
1 अप्रैल 2002 को कंपैरेटिव्स का शुरुआत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले के जितने एडजस्टमेंट है 1 अप्रैल 2002 के पहले के जितने एडजस्टमेंट है क्यूमुलेट करके हम 1 अप्रैल 2002 को इसका एडजस्टमेंट कर देंगे, जो भी डिफरेंस आता है हम रिटेन अर्निंग में दिखा देंगे। इंडस 8 में भी मैंने आपको सिखाया है, आई होप आपको ये चीज पता होगा, और साथ ही साथ इंडस 101 में भी हमने ये सीखा हुआ है। तो मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब आप सोचिए, हम क्या पिछले हर साल का बैलेंस शीट बनाएंगे क्या? नहीं, पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, करंट ईयर का बनेगा, और कंपैरेटिव्स के नाम का प्रीवियस ईयर का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले के सारे पाप को इकट्ठा करेंगे और 1 अप्रैल 2002 को धो देंगे। 1 अप्रैल 2002 को हम पाप सारा इकट्ठा करके उस दिन के बैलेंस शीट में दिखाएंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो रिटेन अर्निंग में डाल देंगे इस दिन। 1 अप्रैल 2002 को आपका नया रिवाइज्ड बैलेंस शीट बन चुका है। अब वहां से आप क्या करोगे, कंपैरेटिव्स का जो भी आपका नया उस साल का एडजस्टमेंट होना वो उसी साल में हो जाएगा, करंट ईयर का जो एडजस्टमेंट होना वो उसी साल का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो तो कंपैरेटिव्स का भी पूरा का पूरा प्रिपेयर करते हो, है ना। करंट ईयर भी पूरा का पूरा प्रिपेयर होता है, क्योंकि दोनों के सारे फिगर्स आते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर एडजस्टमेंट होना वो अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि 1 अप्रैल 2002 ये क्या है मेरा, ये ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट में मैं ऐसे कह सकता हूं, मैं ऐसे क्या कह सकता हूं 1 अप्रैल 2002 को, ये देखिए यहां पर ही लिख देता हूं, ऑल्सो कोल्ड ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट। हम इस दिन एक ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनाते हैं 1 अप्रैल 2002 को, जिस दिन ट्रांजिशन टू इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इस दिन हमें बनाना है। अब इस दिन बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि एकदम शुरुआत में कब लीज का शुरुआत हुआ था और उस दिन क्या लीज लाइबिलिटी था, ROU एसेट था, हमें ये जानना पड़ेगा। तो ये जानने के लिए ये रहा, मैंने यहाँ पर डेटा लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। आपने शुरुआत कब किया था, 1 अप्रैल 2001 को आपने लीज पे लिया था, और आपको 2 लाख रुपीज 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003 और 31 मार्च 2004 को एवरी ईयर आपको 2 लाख रुपीज का लीज रेंटल देना है। और इनिशियल वाला, इनिशियली 1 अप्रैल 2001 को जब आपने लीज पे लिया था तब रेट चल रहा था कम, आपका इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 12% चल रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 अप्रैल 2001 वाला जो रेट है वो 12% है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा 1 अप्रैल 2001, आप देख सकते हो ये रहा, ये मेरा आज का डे 0th ईयर। मुझे पता है फर्स्ट ईयर में मुझे 2 लाख रुपीस देना है, सेकेंड ईयर में यानी ये 31 मार्च 2002 है, आप 1 अप्रैल 2002 समझोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मैं चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये 31 मार्च 2002 है, 31 मार्च 2003 है, 31 मार्च 2004 है। तो यहाँ पर एवरी ईयर 2 लाख रुपीज का लीज रेंटल जाना है, और डिस्काउंट रेट जो है वो कितना है, 12% है। तो आप एक काम कीजिए ना, 2 लाख सैलरी को 12% से खींचिए, चलिए हम साथ में खींचते हैं। 2 लाख डिवाइडेड 1.12 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस MRC 480366 आ रहा है। मैंने 480380 लिया, राउंड ऑफ में मैंने लिया क्योंकि ICA ने भी ये लिया, मैंने राउंड ऑफ में ले लिया। मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, आप चाहते हो एक्यूरेट फिगर भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस से करा के दिखा देता हूँ, 2 लाख डिवाइडेड 1.12 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस MRC 480366 आ रहा है। एंड आप यहाँ पर साइड में 366 भी लिख सकते हो, पर मैंने ICA के हिसाब से डायरेक्टली ले लिया था, 480380 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और यही 480380 का हम क्या दिखाते हैं, लीज लाइबिलिटी दिखाते हैं, ROU एसेट दिखाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो हमारा बैलेंस शीट होता है 1 अप्रैल को अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो 1 अप्रैल को हमारे बैलेंस शीट में क्या दिखता, ROU दिखता है एसेट 480380 का, और लीज लाइबिलिटी दिखता हमारा 480380 का, इतने का हमारा लीज लाइबिलिटी दिखता। एग्री? तो मुझे लगता है आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही मैंने यहां पर लिखा, देखिए मैंने कहा कि 1 अप्रैल 2001 को ये लीज लाइबिलिटी होना चाहिए था इतने का, और ROU एसेट होना था 480380 का होना चाहिए था। पर मुझे तो चाहिए 1 अप्रैल 2002 का फिगर, मुझे कब का चाहिए, क्योंकि इस दिन मैं सारा एडजस्टमेंट करूंगा। तो 1 अप्रैल 2002 का मुझे फिगर चाहिए, तो मैं 1 अप्रैल 2002 का फिगर कैसे निकाल सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं कहूंगा कि ROU एसेट का लाइफ कितने का, 3 साल का है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन यहां पर कर दूंगा। ये कब का, ये 1 अप्रैल 2001 का ROU एसेट है, मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगा दूंगा 1 साल का, टोटल लाइफ 3 साल का है, टोटल लीज आपका 3 साल का है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन में एमोटाइज होगा, क्वेश्चन ने बताया। तो 480380 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे हम, यार 160127, ये मेरा 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया। तो मेरा आपका ROU आ जाएगा कब का, 31 मार्च 2002, और या फिर 1 अप्रैल 2002 आप कह सकते हो, इतने का आ जाएगा।
480380 माइनस 160127, ये आ गया 320253। मैंने 4 लिखा हुआ है, उसको 6 मानते हुए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 320254 लिखा हुआ है मैंने शायद। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 320254 मैंने लिख दिया यहाँ पर। एंड यहाँ पर लीज लायबिलिटी में भी क्या होगा आपका, इसमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चढ़ेगा एट दी रेट 12%। 12% से खींचा तो 12% का तो इंटरेस्ट चढ़ेगा आपका। तो 480380 पे, अरे लाइबिलिटी में इंटरेस्ट चढ़ाओगे ना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया हुआ है, और उसका जो पेमेंट जाएगा, पेमेंट माइनस होगा, ये आपको आता है इंटू 1.12, या फिर 480380 इंटू पॉइंट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, 0.12, 57645, ये इंटरेस्ट चढ़ेगा और ये पीएल में चार्ज हो जाएगा आपका, है ना। और माइनस पेमेंट आया, पेमेंट किया ना हमने 2 लाख रुपीज, एवरी ईयर हम लीज रेंटल देंगे, तो 2 लाख रुपीज का पेमेंट हो जाएगा। थ्री एट जीरो प्लस 57645, 338025 आएगा ये मैंने बैलेंस निकाला। यानी कहने का मतलब ये कि मुझे पता चल गया क्या, कि आपका 1 अप्रैल 2002 को आरओयू एसेट है 320254, और आपका लाइबिलिटी है ये भी 1 अप्रैल 2002 का है ना। 338025, तो वही तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए आप, मैंने लिखा 338026 लीज लाइबिलिटी, और 320254 आरओयू एसेट मैंने निकाल लिया। तो मुझे इसी दिन का चाहिए था, मुझे आपका ट्रांजिशन टू इंडेक्स का ही चाहिए था, है ना, क्योंकि इस दिन मैं क्या करूंगा, ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनाऊंगा। इस दिन का मुझे दोनों फिगर मिल गया। इस दिन का क्या फिगर है, बैक डेट से गया, बैक डेट से कैलकुलेट करते हुए पता किया कि इस दिन का लीज लाइबिलिटी होना चाहिए 338026, और आरओयू एसेट होना चाहिए 320254, ये होना चाहिए यहाँ पर। ये दोनों मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बना रहा हूँ। देखिए बैलेंस शीट कैसा बनेगा, आरओयू एसेट दिखाऊंगा 320254, और लीज लाइबिलिटी दिखाऊंगा 338026। तो देखिए ना, एसेट से ज्यादा लाइबिलिटी है, तो आपका पता है क्या होगा, नुकसान होगा, और ये नुकसान आपका रिटेन अर्निंग को डेबिट किया जाएगा। ये नुकसान हम रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे, और इसी डेट में 1 अप्रैल 2002 को इसका जनरल एंट्री पास हो जाएगा। क्या होगा, आरओयू एसेट बढ़ेगा 320254 से, यानी आरओयू एसेट डेबिट 320254, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट होगा 338026, है ना, इतने का लाइबिलिटी हमारा होगा, और हम बाकी का रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये सारा हमें अकाउंटिंग नहीं करता, ये तो हमने हिसाब करके यहाँ का निकाला। हमें ओपनिंग इंडेक्स का यानी ट्रांजिशन टू इंडेक्स के डेट का ही हमें निकालना है, और इस दिन का हमने निकाल लिया दोनों फिगर, और जो डिफरेंस है रिटेन अर्निंग में डाल दिया। यानी अल्टीमेटली एंट्री क्या होगा, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट 320254, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट 17772 टू लीज लाइबिलिटी 338026, और इसका एंट्री भी नीचे पास किया हुआ है, आप देख सकते हैं ये रहा, आरओयू एसेट 320254, रिटेन अर्निंग 17772 टू लीज लाइबिलिटी 338026, ये वाला एंट्री हमें पास कर देना कब, 1 अप्रैल 2002। और ये कौन सा पता है, ये आपका डेट ऑफ ट्रांजिशन है टू इंडेक्स। तो आपको कुछ नहीं करना, आप अगर चाहो तो यहाँ पर कैलकुलेशन, आपको मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी करने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो मैंने बैलेंस शीट बना के समझा, मैंने कहा 480380 आपका 1 अप्रैल 2001 का था, इस पर इंटरेस्ट चढ़ा, माइनस इंस्टॉलमेंट हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया कब का, ये आपका आ गया 31 मार्च 2002 का, यानी आपका 1 अप्रैल, दोनों एक ही तो है ना, यानी 1 अप्रैल 2002 का बैलेंस आ गया। और यही तो 1 अप्रैल 2002 का बैलेंस ये रहा, है ना, 338026 आ गया आराम से। और आरओयू एसेट तो कुछ नहीं है, देखिए ये आरओयू एसेट है, 3 साल का लाइफ है, तो इसमें 1 साल का डेप्रिसिएशन आप हटा दीजिए, यानी 480380 डिवाइड बाय 3 करके उतना माइनस कर दीजिए, ये वाला बैलेंस आ जाएगा, है ना। आप सीधा भी कर सकते हो, 480380 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 320254 आ जाएगा आपका आराम से। 1 साल का डेप्रिसिएशन करना है, तो ये दोनों फिगर आप आराम से निकालोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैंने कितना सारा तरीका बता दिया, एक ये भी तरीका मैंने आपको बता दिया, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं आएगी आपको। तो ये आपका वंस आपका ये बैलेंस शीट बन गया। देखिए एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आपको खुद से ये आपको तो नीचे जर्नल्स ही बनाने, है ना, ये मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये पोजीशन होने वाला है। तो वंस हमारा ये पोजीशन आ गया, उसके बाद तो आगे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आगे हम क्या करेंगे, उस ईयर में, उस पार्टिकुलर ईयर में जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह होना है वो हम चार्ज करेंगे। जैसे एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन तो ये होगा जो हर साल हो रहा है ना, एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, 160127 ही तो होगा एवरी ईयर का।
तो आपका नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन कितना होगा, 2002-3 में डेप्रिसिएशन होगा 160,127, है ना। और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी हम बात करेंगे, जो आपका लाइबिलिटी है 338,026, इसका भी हिसाब मैंने क्या होगा देखिए, 338,026 जो आपका लाइबिलिटी, इस पे आपका इंटरेस्ट इतना चढ़ेगा 12% करके, 12% ही तो रेट है, तो 12% जो ओरिजिनल रेट है उस पर 40563 आपका इंटरेस्ट हो गया। आप कर सकते हैं 338,026 का 12%, है ना। तो यहाँ पर आपका उसका 12% 40563 आ गया। और आप देखिए यहाँ पर भी मैंने बैलेंस शीट बनाया, तो मेरा जो 338,026 पहले का लीज लाइबिलिटी था ये रहा, इस पे इंटरेस्ट चढ़ जाएगा 12% का, इतना 12% का इंटरेस्ट आप लिख सकते हो यहाँ पर चढ़ जाएगा, माइनस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आपका लीज लाइबिलिटी का इतना आ जाएगा। आरओ एसेट 320,254 एक साल का और डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इतना बैलेंस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से वही होगा, ये 178,589 आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पे इंटरेस्ट चढ़ाओगे 12% का, है ना, और इतना बैलेंस आएगा, -2 लाख का पेमेंट कर दोगे, नील हो जाएगा। 19 रुपीज़ को राउंड ऑफ करके हटा दीजिएगा, यानी आप इंटरेस्ट से कम कर दीजिएगा। आप इसको एक काम कीजिए, इसको आप यहाँ से काट के ना 214,111 लिख दीजिए, आपका राउंड ऑफ हमने कर दिया, तो ये भी आपका कट के कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से हम करके अल्टीमेटली आपका नील हो जाना है। यानी कहने का मतलब ये हिसाब आपने कर लिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये हिसाब आपको कर लेना है, इससे आपको इंटरेस्ट के सारे फिगर्स मिल जाएंगे यहाँ पर, और आपका बैलेंस भी सारा आ जाएगा। और आरओयू एसेट में तो डेप्रिसिएशन 3 साल का लगना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जनरल एंट्री आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले आपने ट्रांजिशन टू इंड यानी 1 अप्रैल 2002 को आपने आरओयू एसेट इतना रिकॉर्ड किया, लीज लायबिलिटी आपने इतना रिकॉर्ड किया, रिटेन अर्निंग बाकी का बैलेंस आपने डाल दिया। अब ये जो आरओयू एसेट है ये डेप्रिशिएट होगा ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स पे, क्योंकि और 1 साल का तो आपने हटा ही दिया है। तो 320,254 कैसे होगा डेप्रिसिएशन, 160,127 160,127 करके 2 सालों में डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो अब देखिए 2002-3 में डेप्रिसिएशन टू आरओयू एसेट 160,127 ये हो गया, और फिर बाद में 2003-4 में डेप्रिसिएशन टू आरओयू एसेट देखिए ये हो गया आपका। तो दोनों बार का हो गया, डेप्रिसिएशन का 2 एंट्री हमने पास कर दिया। अब हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात करेंगे, है ना। अब जो ये आपका लीज लायबिलिटी देखिए, आरओयू एसेट को तो हमने खत्म कर दिया। अब ये जो आपका लीज लायबिलिटी 338,026 आप कर लीजिए, 338,026 इंटू 12% कर लीजिए आप, ये आएगा 40563। तो इतना इंटरेस्ट चढ़ाएंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा ना, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टू लीज लायबिलिटी, इतना इंटरेस्ट चढ़ाएंगे लायबिलिटी बढ़ेगा, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। और फिर बाद में हम जब पेमेंट करेंगे 2 लाख का पेमेंट भी तो करें हर साल, तो पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी घटेगा, लीज लायबिलिटी टू कैश, लीज लायबिलिटी टू कैश। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट लायबिलिटी को बढ़ा रहा है और आपका पेमेंट लायबिलिटी को घटा रहा है। तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी जब घटेगा तो डेबिट होगा। तो इस तरीके से ये 2 एंट्री आपका पास हो जाएगा यहाँ पर। सेम वैसे यहाँ पर भी ये 2 एंट्री पास हो जाएगा। उस साल का इंटरेस्ट 21411 आ रहा है, ये तो हमने सारा निकाल रखा है यहाँ पर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस इतना एंट्री आपको पास करना है, बस सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहते हो इसे कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, देखिए 160,127 हम डेप्रिशिएट करेंगे 1 साल, है ना, फिर ये बचेगा 160,127 बचेगा, फिर से हम 160,127 डेप्रिशिएट कर देंगे, अल्टीमेटली ये नील हो गया। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर लीज लायबिलिटी की, तो देखिए लीज लायबिलिटी मेरा दिख रहा है कितना, 338,025, ये वाला लीज लायबिलिटी 1/4/2002 को दिख रहा है। इस पे मैं इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा 12% का, है ना, कितना आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पर किया हुआ 40563 आएगा 12% का। ये इंटरेस्ट पीएल को डेबिट करेगा, 2 लाख का पेमेंट कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। फिर ये करने पर आपका बैलेंस कितना बचेगा, 178,589 बचेगा, आप देख सकते हो अपने यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे ये आपका कब का हो गया, 31 मार्च 2003 हो गया। अब मैं 1 अप्रैल 2003 की बात करूंगा, मैं कहूंगा लीज लायबिलिटी मेरा है 178,589, इस पे मैं इंटरेस्ट चढ़ाऊंगा आपका, इसका इंटरेस्ट आएगा कितना आप देख लीजिए, 21411 आएगा, 12% आप देख लीजिएगा, 21411 आएगा, मतलब राउंड ऑफ करने पर 19 रुपीज़ का राउंड ऑफ कर दिया और 2 लाख का पेमेंट चला जाएगा, अल्टीमेटली ये नील हो गया। तो यही तो हो रहा है आपका। अब देखिए यहीं से मुझे पता चल रहा है एंट्री क्या होगा, ये इंटरेस्ट लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लायबिलिटी 40563, ये आपका पेमेंट लायबिलिटी को घटाएगा, यानी कैश अकाउंट है, सॉरी लायबिलिटी टू कैश, यानी ये होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लायबिलिटी, और नीचे वाला होगा लायबिलिटी टू कैश। और यहां पर भी इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लायबिलिटी 21411, लायबिलिटी टू कैश 2 लाख, आपका ये आ गया। तो 2 एंट्री तो यहां पर ये आ गया, तो ये रहा 2 एंट्री,
ये वाला और ये वाला एंट्री हो गया, ये वाला और ये वाला एंट्री हो गया, और डेप्रिसिएशन का एंट्री तो आपको पता ही है आपका जो 3 सालों में डेप्रिसिएट होगा, बस ये डेप्रिसिएशन का एंट्री किया। तो कितना सिंपल है, यानी यहां पर कोई एकदम सिंपल है आपका रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में। मैं आपको बताऊं एग्जाम में आपको करना क्या है, एग्जाम में आपको बस ये जानना है कि 31 मार्च 2002 में क्या लाइबिलिटी का बैलेंस है, क्या आरओयू एसेट का बैलेंस है। आप इसे क्वेश्चन देख के आराम से कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। आप देखोगे कि यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2001 पे पहुंचना है। तो 1 अप्रैल 2001 में पहुंचने के लिए आप क्या करोगे, 2 लाख डिवाइडेड 1.12 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस एमआरसी किया, तो आपका आ जाएगा 480380 आ गया। ये आपका 1 अप्रैल का, मुझे ट्रांजिशन डेट का चाहिए, मुझे 1 अप्रैल 2002 का चाहिए, ये 1 अप्रैल 2001 का है। तो मैं क्या करूंगा, इस ये यही आरओयू बनेगा और यही अमाउंट लीज लाइबिलिटी बनेगा। तो आरओयू एसेट का लाइफ 3 साल का है, तो आरओयू एसेट का मुझे नेक्स्ट ईयर का निकालना है, तो 480380 में आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन कर दूंगा आउट ऑफ 3 ईयर्स, तो आपका आ जाएगा यहां पर, तो 480380, ठीक है, आपका आ जाएगा। आप -33.33% भी कर सकते हो, या फिर आप -1/3 भी कर सकते हो, यानी मैं कर लेता हूँ इंटू 2/3, 1/3 डेप्रिसिएट होगा तो 2/3 आएगा, 320254, ये मेरा आ गया यहाँ पर। लीज लाइबिलिटी भी सिंपल है, 480380, इस पे 12% का इंटरेस्ट चढ़ा दीजिए, -2 लाख का पेमेंट माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 338026, ये आ गया। और यही तो मुझे रिकॉर्ड करना है, ये दोनों मैंने निकाल लिया, ये मैंने रिकॉर्ड करना, आप देख सकते हो ये जनरल एंट्री में 320254 का आरओयू एंड 338026 का लीज लाइबिलिटी, और बाकी का रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। कब, 1 अप्रैल 2002 को। अब करना है कि अब हर साल इस आरओयू एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा, लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट चढ़ेगा और पेमेंट जाएगा, तो इसका डेप्रिसिएशन का एक एंट्री होगा हर साल, और इंटरेस्ट चढ़ने का एक एंट्री होगा, पेमेंट का एक एंट्री होगा, तो 3 एंट्री हो गया, बस बात खत्म। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आप आराम से मैनेज कर सकते हो, बस आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। अब आगे हम बात कर सकते हैं क्या, मोडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे कम पसंद है, मुझे पसंद फुल रेट्रोस्पेक्टिव ही है, पर चलिए क्वेश्चन में बोला गया तो हमें ये भी सॉल्व करना ही है। नेक्स्ट, मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में आपको पता है क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम ट्रांजिशन डेट पे बैलेंस निकालते हैं, ट्रांजिशन डेट पे हम आरओयू एसेट निकालते हैं, और हम क्या निकालते हैं, लीज लायबिलिटी निकालते हैं। कौन सा डेट पे, 1 अप्रैल 2002 को, यानी कंपैरेटिव जब से शुरुआत होता है तब का हम निकालते हैं। लेकिन मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में ऐसा नहीं होता है, वहां पर कहा गया कि आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप ट्रांजिशन डेट का मत निकालिए, 1 अप्रैल 2003 का निकालिए, मतलब जिस दिन से आपका इंडेक्स का रिपोर्टिंग पीरियड का शुरुआत हो रहा है ना, उस दिन से निकालिए, यानी 1 साल और फॉरवर्ड चला जा रहा है। यानी आपको ये याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन ही अलग अलग ऑल्टरनेटिव है, मैंने कहा ना सबसे बेस्ट तो यही है फुल रेट्रोस्पेक्टिव वाला, पर और भी ऑल्टरनेटिव स्टैंडर्ड ने आपको अलाउ किया है तो क्या है, क्या कर सकते हैं, हमें तो सारा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है वो वाला पार्ट भी, तो आपको बताना पड़ेगा। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जब फुल रेट्रोस्पेक्टिव की बारी आएगी तो जिस दिन आपका ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनता है, यानी कंपैरेटिव्स का पहला दिन, फर्स्ट डे है ना कंपैरेटिव्स का, डेट इज व्हाट, 1 अप्रैल 2002 को आपको जानना है क्या आरओयू एसेट का वैल्यू है, क्या लीज लायबिलिटी का वैल्यू है, एंड जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा। फिर आगे का अकाउंटिंग आपको पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लाइबिलिटी का अकाउंटिंग अपने हिसाब से होगा, इंडेक्स 116 में पड़ा हुआ है, आरओयू एसेट का अपना अकाउंटिंग अपने हिसाब से होगा, बस बात खत्म। लेकिन हम अभी मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2003 की बात करेंगे, इस डेट का हम हिसाब निकालेंगे। और मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में हम जो करेंगे हिसाब, वो करंट डिस्काउंट रेट का यूज करेंगे, आज के डेट का डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, पुराना वाला नहीं लेंगे। तो आज के डेट का डिस्काउंट रेट आपका क्या है, 1 अप्रैल 2003 को आपका डिस्काउंट रेट है 10%, तो इसी 10% का ही यूज करेंगे। तो दो बातों को आपको ध्यान में रखना है, फुल रेट्रोस्पेक्टिव में हम पुराना डिस्काउंट रेट का यूज करते हैं, और आपका ओपनिंग इंडेक्स जिस दिन आपका ट्रांजिशन रहता है इंडेक्स का 1 अप्रैल 2002, उस दिन आरओयू एसेट लीज लायबिलिटी निकालते हो, जो भी डिफरेंस होता है वो रिटेन अर्निंग में जाता है। लेकिन जब मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच की बात है कि वो भी ऑल्टरनेटिव 1 में हम क्या करेंगे, हम जिस दिन से इंडेक्स का रिपोर्टिंग पीरियड शुरुआत हो रहा है, कंपैरेटिव्स नहीं, जो मेन इंडेक्स का रिपोर्टिंग पीरियड आपका 2003-4 यहाँ पर, तो 2003-4 का फर्स्ट डे क्या, 1 अप्रैल 2003, यानी 1 साल फॉरवर्ड हो जा रहा है। तो 1 अप्रैल 2003 को हम आरओयू एसेट निकालेंगे, लीज लायबिलिटी निकालेंगे, जो भी फर्क आएगा वो रिटेन अर्निंग में जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर डिस्काउंट रेट आपको नया वाला लेना 1 अप्रैल 2003 का। तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें सेम है, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 2 लाख करके खींचूंगा पहले, और इसे 10% से खींचूंगा, ये आपका रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट है ये आपका, है ना, कब का, 1 अप्रैल 2003 का, जिस दिन आपका रिपोर्टिंग पीरियड का शुरुआत हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड।
ट्रांजिशन डेट का बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है। इसको मैं 2 लाख, सारे को 2 लाख का पुल करूंगा तो 497360 आएगा। अब ये 497360 ऑब्वियस सी बात है, ये 1 अप्रैल 2001 का है। 1 अप्रैल 2001, ये 2002 है, 3 है, 4 है। 1 अप्रैल 2001 को हमने निकाला 497360। अब हम इसको लेके कहां पहुंचेंगे पता है? हम इसको लेके पहुंचेंगे 1 अप्रैल 2003 में, क्या इसका बैलेंस बचेगा, हमें ये जानना है। मतलब हम जैसे पिछले वाले में हम लेके गए थे कहां पर, 1 अप्रैल 2002 में, और अभी हम लेके जाएंगे 1 अप्रैल 2003 तक में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो मेरा है यही मेरा लीज लाइबिलिटी है और यही मेरा आरओयू एसेट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बारी अगर मैं आरओयू एसेट की कैरिंग अमाउंट की बात करूं मैं, तो मुझे 2003-4 यानी 1 अप्रैल 2003 का आरओयू एसेट जानना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, 497360, ये तो 1 अप्रैल 2001 का है, तो 2001-2 का डेप्रिसिएशन, 2002-3 का डेप्रिसिएशन, वन थर्ड आपका माइनस हो जाएगा। तो आपका बैलेंस बचेगा कितना, ये आपका बैलेंस कब का पता है, 1 अप्रैल 2003 का है, इस दिन का बैलेंस है, बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, इस दिन का बैलेंस है। साथ ही साथ लीज लाइबिलिटी भी हम क्या करेंगे, लीज लाइबिलिटी मेरा 1 अप्रैल 2001 का ये रहा, इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा 10% से पुल किया तो 10% ही चढ़ाओगे। अब इंटरेस्ट 10% का चढ़ेगा, -2 लाख होगा क्लोजिंग बैलेंस। ये कब का आएगा, ये आपका आएगा कब का, ये आएगा 31 मार्च 2002 का, यानी ये वाला सेम ही है, ये आ गया कौन सा, 31 मार्च 2002 यानी 1 अप्रैल 2002 का। फिर इंटरेस्ट चढ़ाओगे, इंस्टॉलमेंट माइनस करोगे तो आएगा 31 मार्च 2003, यानी 1 अप्रैल 2003 का मुझे मिल गया कितना, 181,805। मुझे ये तो चाहिए, मुझे ये वाला फिगर चाहिए, क्योंकि इस बार बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है जो कि 1 अप्रैल 2003। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका शुरुआत होगा कब से, 1 अप्रैल 2003 से शुरुआत होगा यहां पर। और पिछले वाले में शुरुआत कहां से हो रहा था, ये आपका फुल वाला है ना, क्या कर रहा हूं, फुल रेट्रोस्पेक्टिव, जो होगा 1 अप्रैल 2002 से इसका शुरुआत होगा। तो यहां पर बेसिकली अब आपको दोनों पॉइंट दोनों मिल चुका, आपको कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओयू एसेट भी मिल चुका आपको ये 1 अप्रैल 2003 का, और आपका 181,805 भी मिल चुका लीज लायबिलिटी 1 अप्रैल 2003 का। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं आरओयू होगा 165,786 और लीज लायबिलिटी होगा आपका 181,805। ये दोनों 1 अप्रैल 2003 का हम निकाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ 2002, और इन दोनों का हम रिकॉग्नाइज करेंगे कब, 1 अप्रैल 2003 को रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी कंपैरेटिव्स में इसका इफेक्ट नहीं आने वाला है, समझ में आपको, क्योंकि कंपैरेटिव्स कौन सा पीरियड का था, 2002-3 का था, उसमें हम इफेक्ट नहीं दिखा रहे मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव में, हम 2003-4 में सिर्फ इसका इफेक्ट दिखा रहे हैं। यानी 1 अप्रैल 2003 को ये बैलेंस शीट का इफेक्ट जाएगा, आरओयू एसेट इतने का दिखाओगे, लीज लायबिलिटी इतने का दिखाओगे, जो डिफरेंस आएगा वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। अब क्या होगा 3-4 में, 2003-4 में डेप्रिसिएशन होगा, कौन सा, आरओयू एसेट जो है पूरा का पूरा लास्ट ईयर ही तो बचे, तो पूरा का पूरा आपका आरओयू एसेट डेप्रिसिएट हो जाएगा, पीएल में चला जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा पूरा। अब ये जो लीज लायबिलिटी, इस पे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस चढ़ाओगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लायबिलिटी आप चढ़ा दोगे 10% की रेट से, उससे से पुल किया 181,180 आपका 181,880 आपका चढ़ जाएगा, और फिर आप पेमेंट कर दोगे तो आपका खत्म हो जाएगा। मैं ये भी आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, जैसे देखिए 1 अप्रैल 2003 को लीज लायबिलिटी आपका था 181,805, इंटरेस्ट आप चढ़ाओगे 10% का 181,880, आप इसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा, जो भी फर्क आएगा ये 2 लाख हो जाएगा, फिर माइनस इंस्टॉलमेंट आप दे दोगे 2 लाख, अल्टीमेटली नील हो जाएगा आपका ये भी आपका नील हो गया। तो यहाँ पर आपका 1 साल का एंट्री आपका देखा जाए तो फुल लगा, और उससे पहले का बस आरओयू एसेट आपका रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ, बस इतना ही से आपको जानना है। यानी आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया फर्क कि हम कर क्या रहे, बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आराम से आप कर लोगे। बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं बार बार रिपीट करके थक गया हूँ, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जब फुल रेट्रोस्पेक्टिव की बात आएगी तो 1 अप्रैल 2002 को आप रिटेन अर्निंग में दिखाओगे डिफरेंस, और उसी दिन आरओयू एसेट का जन्म होगा, और किसका, लीज लायबिलिटी का जन्म होगा, जो कि आपका क्या है, कंपेरेटिव्स का फर्स्ट है, कंपेरेटिव्स का फर्स्ट है। और वही अगर मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव ऑल्टरनेटिव 1 में हम क्या करते हैं, हम करते हैं जो आपका मेन आपका रिपोर्टिंग करंट ईयर का जो रिपोर्टिंग पीरियड है उसका फर्स्ट डे लेते हैं, डेट इज 1 अप्रैल 2003, उस दिन का डिफरेंस आता है जो रिटेन अर्निंग में जाता है, फिर अकॉर्डिंगली लीज लायबिलिटी अपना
हिसाब करता है और आपका लीज लायबिलिटी अपना हिसाब करेगा, आरओयू एसेट अपना हिसाब करेगा, बस बात खत्म। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेटिव 2 की। ऑल्टरनेटिव 2 आपको पता है क्या कहता है? ऑल्टरनेटिव 2 आपको कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप ये देख लीजिए 1 अप्रैल 2003 को आपका रिपोर्टिंग पीरियड शुरुआत हो रहा है ना, बैक डेट में जाइए मत, ये आपका रिपोर्टिंग पीरियड का शुरुआत है, आपको बैक डेट में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप रेट्रोस्पेक्टिव जाइए मत, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब आपको बैक डेट में जाना ही नहीं है। तो 1 अप्रैल 2003 मान लीजिए आपका जीरो ईयर है ना, और यहां से आपका एक ही साल बचता है, यहां से आपका एक ही साल बचता है लीज रेंटल आपका 2 लाख रुपीज जो जाना है, क्योंकि 31 मार्च 2004 को एक लीज रेंटल आपको मिलेगा, लास्ट एक ही बचेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2003 को अगर हम बैठ के देखें आज के दिन, जिस दिन हम इंडस नया फर्स्ट टाइम लगाने को जा रहे हैं, तो वहां से एक साल ही बचा आपका 2 लाख रुपीज आने का, और इसे हम क्या करेंगे 10% से पुल करेंगे जो आपका ओरिजिनल रेट है, तो आपका आएगा 181,805 आएगा आपका, ये आ गया आपका। और ये 181,805 में आप क्या करोगे पता है, इसी को आप आरओयू मानोगे, इसी को आप लीज लायबिलिटी दिखाओगे, यानी एंट्री आपका इनिशियली क्या होगा पता है, 1 अप्रैल 2003 को आपका एंट्री होगा आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी, कितना होगा 181,805, 181,805, ये हो गया आपका, कोई रिटेन एंडिंग होगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम फिगर में हम दिखा रहे हैं, कोई रेट्रोस्पेक्टिव जा ही नहीं रहे। फिर बाद में आप क्या करोगे 31 मार्च 2004 को जो आरओयू एसेट है वो डेप्रीशिएट हो जाएगा, डेप्रीशिएशन टू आरओयू 181,805 जो कि पीएल में बाद में फाइनली ट्रांसफर हो जाएगा, और लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस तो लीज लायबिलिटी दिखा देंगे कितना, ये 18180 ही आएगा आपका, बाकी जो राउंड ऑफ करना आप कर लीजिएगा, 10% मैंने चढ़ा दिया, और ये दोनों करने पर लीज लायबिलिटी इतना है और आपने लीज लायबिलिटी बढ़ा दिया, टोटल मिला के 2 लाख हो जाएगा, और उतने का आप लीज लायबिलिटी आप डेबिट कर दोगे 2 लाख टू बैंक, 2 लाख, बस बात खत्म, ये बस बात खत्म, इतना ही आपको यहाँ पर करना है। यानी ऑल्टरनेटिव 2 तो एकदम सिंपल है, जहां पर रेट्रोस्पेक्टिव की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, जिस डेट में आप शुरू करो रिपोर्टिंग, आपको कंपैरेटिव्स में भी नहीं जाना, 1 अप्रैल 2003 को देख लीजिए और फ्यूचर में क्या पेमेंट करना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू आरओयू एसेट होगा और लीज लायबिलिटी होगा, है ना, एक साल ही बचता है, और एंट्री पास किया, फिर बाद में फर्दर 31 मार्च 2004 को एंट्री पास किया, किस्ता खत्म, आरओयू भी खत्म, लीज लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अब आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर भी एक लास्ट कॉल, लास्ट रिवीजन, इसमें 3 चीज हमने सीखा, एक सीखा हमने फर्स्ट फुल रेट्रोस्पेक्टिव, दूसरा मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव में 2 ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2। आप कह सकते हो कि फुल रेट्रोस्पेक्टिव और मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव का ऑल्टरनेटिव 1 लगभग सिमिलर है, बस 1 साल का फर्क है यहाँ पर। फुल रेट्रोस्पेक्टिव में हम जब देखते हैं ट्रांजिशन टू इंडेक्स कौन सा है, यानी कंपैरेटिव्स का पहला दिन 1 अप्रैल 2002 का आपको फिगर जानना है, लेकिन आप एकदम स्टार्टिंग में जाओगे, कौन सी डेट में जाओगे, उस डेट में जाओगे जिस डेट में रियल में लीज का एग्रीमेंट हुआ था, उस डेट का आरओयू एसेट निकाल लिया, उस डेट का लीज लायबिलिटी निकाल लिया, जो कि श्योर है सेम ही होगा। यहां पर जैसे हमने निकाला था 1 अप्रैल 2001 को लीज का शुरुआत हुआ था, एंड इस दिन दोनों सेम ही था 480380, 480380। अब हम यहां से क्या करेंगे, आरओयू में डेप्रिसिएशन करेंगे और लीज लायबिलिटी में इंटरेस्ट चढ़ा के पेमेंट माइनस करेंगे, और अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे कौन सी डेट का 1 अप्रैल 2002 जिस दिन आपका ट्रांजिशन टू इंडेक्स हो रहा है, उस दिन का हम बैलेंस देखेंगे, तो हमें 2 बैलेंस मिल जाएगा, दोनों का बैलेंस मिल जाएगा। तो ये दोनों का बैलेंस में रिकॉग्निशन होगा, जो डिफरेंस होगा रिटेन अर्निंग में जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आरओयू एसेट को डेप्रिसिएशन करोगे और लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चढ़ाओगे और आपका इंस्टॉलमेंट को माइनस करोगे, बस बात खत्म, किस्सा खत्म, ये क्वेश्चन यहां पर ही खत्म हो जाएगा, इतना ही आप समझ जाओगे, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, एंट्री आराम से पास कर लोगे। अब मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव में हम ऐसा नहीं करते, हम इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आपका इंडेक्स कौन सी डेट से लग रहा है, ट्रांजिशन तो 1 अप्रैल 2002 से हो रहा है, लेकिन इंडेक्स आपका लग रहा है कहां से, 1 अप्रैल 2003 से इंडेक्स लगा रहे हो, तो आप भी यहां पर क्या करोगे, 1 अप्रैल 2001 जिस दिन आपका लीज का शुरुआत हुआ था, उसी दिन आप आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी निकालोगे, जो कि सेम ही आने वाला, क्योंकि जो लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू में होगा वही आरओयू और लीज लायबिलिटी होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जब आप पुल करोगे तो नया डिस्काउंट रेट से पुल करोगे मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव में, यानी 10%, लेकिन बस फुल रेट्रोस्पेक्टिव में पुराना रेट लेते हैं, मॉडिफाइड में दोनों में 10% ही लेते हैं, हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या कहेंगे, यही हमारा आरओयू है और ये हमारा लीज लायबिलिटी है 497360। आरओयू 2 साल का डेप्रिसिएट होकर 1 अप्रैल 2003 का निकालना है हमें, जिस दिन रिपोर्टिंग पीरियड का शुरुआत हो रहा है, और आप क्या करोगे, लीज लायबिलिटी में भी इंटरेस्ट चढ़ाओगे, पेमेंट माइनस करके 1 अप्रैल 2003 का दोनों फिगर आप निकालोगे। तो दोनों फिगर मैंने ये रहा बताया आपका, ये दोनों फिगर हमने निकाला, इस दोनों फिगर में हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे,
1 अप्रैल 2003 को ही डिफरेंस आएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा, बात खत्म। फिर आगे क्या करना है, आरओयू एसेट पे रिमेनिंग आपका 1 साल ही बचता है, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, इस लीज लायबिलिटी में भी 1 साल बचता है, इंटरेस्ट चढ़ेगा और पेमेंट माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली किस्सा खत्म, एंट्री हो गया, बस बात खत्म। ऑल्टरनेटिव 2 बिल्कुल सिंपल है, आपको पीछे जाना ही नहीं, बैक डेट में जाना ही नहीं, 1 अप्रैल 2001 में जाना ही नहीं है। आपको क्या करना है, आप जिस डेट पे उस डेट पे रहिए और फ्यूचर में देखिए कितना पेमेंट करना है। फ्यूचर में एक ही पेमेंट करना है 31 मार्च 2004 को, इसका प्रेजेंट वैल्यू आरओयू और लीज लायबिलिटी होगा, आप ये दिखा दीजिए, कोई रिटेन अर्निंग वगैरह का फर्क नहीं आएगा, ये दिखा दिया आपने। अब आगे क्या करोगे, आगे आरओयू को डेप्रिशिएट करोगे, ये रहा, और लीज लायबिलिटी पे इंटरेस्ट चढ़ाओगे और बैंक से पेमेंट कर दोगे, बस बात खत्म, किस्सा खत्म। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने सेल एंड लीज बैक का भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया था, यूट्यूब में डाल दिया था, एंड इसका नोट्स भी आपको मिल गया था, एंड नहीं मिला तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, एंड इसका भी नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, प्राइवेट चैनल में फॉर रजिस्टर्ड फ्रेंड्स वहाँ भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो मेन चैनल है वहाँ पर भी हम डाल देंगे, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका आने का चांसेस रहेगा तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सको। चलिए।